सबसे पहला सवाल है हमारा 21 नंबर का, 2 मार्क्स के लिए लेबर लॉ में। हाउ डज द ओस कोड एड्रेस हजार्डस वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, मैंने जो आंसर भेजा था पीडीएफ में उसमें 2 ही लाइन का था, जवाब बिल्कुल सही है वो, लेकिन शॉर्ट में था। ठीक है, मैं उसको डिटेल में बता देता हूँ। The OS code address hazardous work environment by inquiring employer to provide a safe and healthy workplace, which includes protecting against hazardous, ensuring proper disposal of hazardous waste, and providing necessary facility like ventilation, lighting, drinking water, ठीक है, PPE kit, etc. etc. It mandates health checkups, safety measures against occupational disease, and places strict penalties for non-compliance. The code also ensures welfare facility, regulates work hours, and covers vulnerable groups like migrant workers, etc. ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि ओस संहिता ये जो हजार्डस वर्क इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे एड्रेस करता है। ठीक है, जो खतरनाक कार्य होते हैं, जैसे मान के चलिए फायर क्रैकर का फैक्ट्री, ठीक है, तो खतरनाक काम है ना, कभी भी बोल वो जो बारूद रहता है अगर आग लगा तो पूरा फैक्ट्री ही जल के खाक हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ऐसे हजार्डस वर्क हो रहे हैं, कोई बीड़ी सिगार का कंपनी है जहाँ पे उसका जो टबैको का स्मेल है वो बहुत गंदा होता है, बीमार हो सकता है आदमी उससे, ठीक है, या सीमेंट की फैक्ट्री है, उसका पूरा जो सीमेंट का पाउडर होता है वो नाक मुंह में घुस जाता है तो उससे भी लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो वर्क होता है हजार्डस वर्क, उसमें जो हेल्थ और सेफ्टी है, ठीक है, उसको कैसे एड्रेस करता है, ये आपका ओस कोड सवाल ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये जो ओस कोड है, कोड का मतलब संहिता होता है, कोड संहिता, ये जो हजार्डस वर्क होते हैं उससे निपटने के लिए एम्प्लॉयर को, ठीक है, एक सुरक्षित जो है माहौल बनाने के लिए लोगों को, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय है, उसको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से, ठीक है, सुरक्षा क्या बोलते हैं उसको अपना मतलब वहां पे कोई इस तरीके का घटना न हो, अप्रिय घटना, ठीक है, या अगर कोई हजार्डस वर्क है तो वहां पे मास्क लगाना अनिवार्य है तो मास्क लगाए, ठीक है, मतलब ऐसे सुरक्षा प्रदान करना जहाँ पे जो काम है वो खतरनाक है, ठीक है, अगर वहां पे वेंटिलेशन की जरूरत है, ऐसे काम है जहाँ पे वेंटिलेशन की जरूरत है, लाइट का जरूरत है, अंधेरे में वहां पे काम नहीं हो सकता है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिना पानी पिए लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर कोई ऐसे मतलब जॉब है, वर्क है, ठीक है, तो वहां पे ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, वहां पे एक मेडिकल स्टोर होना चाहिए, मतलब उस कंपनी में जहाँ पे मतलब होता है ना फर्स्ट एड के तौर पे, आपको वहां पे सारी चीजें होनी चाहिए, जो भी सुरक्षा के मापदंड हैं, ठीक है, उस एक्ट के अंदर वो सारी चीजें, जैसे पीपीई किट हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो जरूरी है किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में रखने के लिए, वो आपको अनिवार्य तौर पर रखना होगा। ठीक है, एज अ एम्प्लॉयर ये आपकी ड्यूटी होगी। अगर आप ऐसा पालन नहीं करते हैं, ऐसे जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं उस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, पालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यह संहिता जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसके लिए बहुत जोर देता है। ठीक है, और ये जो बाहर के प्रवासी श्रमिक आते हैं उनको भी अभी कवर कर रहा है। ठीक है, पहले वाला जो कोड सब था उसमें माइग्रेंट वर्कर के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं था, लेकिन ये जो कोड आया ओस कोड, इसमें माइग्रेंट वर्कर के भी राइट्स को उसमें प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सवाल था आपका कि हजार्डस वर्क इन्वायरमेंट को ओस कोड कैसे एड्रेस करता है, तो यही है कि ओस कोड जो है एम्प्लॉयर को ड्यूटी बाउंड करता है कि आपका जहां भी कंपनी है, जहां भी आप वर्क कराते हैं एम्प्लॉय से, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके जो हजार्डस वेस्ट है
वो प्रॉपर डिस्पोज हो जाए, ठीक है। उनको वेंटिलेशन का सुविधा देना होगा, आपको ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा देना होगा, अगर अंधेरा है तो लाइटिंग का पूरा व्यवस्था हो करना पड़ेगा, ठीक है। चेकअप फैसिलिटी देनी होंगी, सेफ्टी मेजर्स देने होंगे, ठीक है। पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लोव्स जो भी है, ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं, जो वहां पे ऐसे वर्क हैं जिसको अगर आप ये सारी चीजें यूज ना करो तो आप बीमार हो सकते हो, आपको डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी सेफ्टी उनको एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो कंप्लायंस करें। अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं तो ये कोड बोलता है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी अवेलेबल है, ठीक है। ये जो कोड है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए काम हो, ठीक है। उनके वर्किंग आवर्स को भी रेगुलेट किया जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब दिन रात काम ही कराया जाए, नहीं, वर्किंग कंडीशन भी देखी जाएगी, ठीक है। और माइग्रेंट वर्कर के भी प्रोटेक्शन के बारे में इस एक्ट में प्रावधान है। तो ये हो गया आपका 21वां सवाल। 22 नंबर का सवाल बोल रहा है, डिफाइन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम mandated under the Code on Social Security 2020. It requires both employer and employee to contribute a portion of the employee's salary to a fund managed by the Employee Provident Fund Organization (EPFO). This scheme aims to provide financial security to employees upon retirement. ठीक है, ये जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा था सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो ईपीएफ है वो क्या है, ये एक तरीके का स्कीम है, ठीक है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन देता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो जो भी एम्प्लॉय है उसके सैलरी का कुछ परसेंटेज, ठीक है, जमा होता है और कंपनी उसके सैलरी के साथ ही कुछ अपना परसेंटेज जमा करता है, दोनों का जमा हो जाता है, फिर उसको बाद में डबल करके मिलता है, ठीक है। ये होता है आपका ये क्या बोलते हैं, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा सैलरी 10,000 है, ठीक है, और कंपनी मेरा 2,000 पीएफ काटता है, ठीक है, पीएफ के नाम पर मेरा 2,000 काटता है। तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे 2,000 का डबल मुझे मिलेगा। तो ये मेरे रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे मुझे दिया जाता है, और ये देने वाली जो संस्था है उसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कर्मचारी भविष्य निधि बोलते हैं इसको। जब एम्प्लॉय सेवानिवृत्त होता है, मतलब रिटायर हो जाता है, काम छोड़ देता है, ठीक है, तो उसके बाद उनको एक तरीके से सहायता राशि के तौर पर, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है। यही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें कंपनी भी देती है अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय अपने सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन देता है, तो दोनों मिला के बाद में उनको डबल करके मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की सैलरी 10,000 है और पीएफ उसका 2,000 कटता है तो उसका सैलरी टोटल 12,000 था, ठीक है, लेकिन कंपनी 2,000 उसके पीएफ में काट लेती है। तो अब उसको जो उसका 2,000 कट रहा है, ठीक है, और कंपनी काट रही है, यही 2,000 जो पीएफ में जमा होता है उसको बाद में 4,000 करके हर महीने के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, तो जोड़ के मिलता है ऐसा। तो जो भी लिमिटेड कंपनी है वहां पे पीएफ का पूरा प्रोविजन बना रहता है, ठीक है। लोकल कंपनी नहीं देता है पीएफ, जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे मान के चलिए ब्रिटानिया है और मेडिकल मतलब एमआर होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो उन लोगों का पीएफ कटता है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में सबका कटता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, व्हाट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉयर फॉर फेलिंग टू पे कॉम्पनसेशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देने में फेल हो जाता है तो उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, या उनके ऊपर पेनल्टी क्या इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछ रहा था। आंसर है, एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू पे लीगली मैंडेटेड कॉम्पनसेशन कैन फेस पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन,
interest on delayed payment, and in some cases even imprisonment. The specific penalties depend on the type of compensation and the relevant legislation, such as Payment of Wages Act or Employee Compensation Act. ये बोल रहा है कि मुआवजा देने में अगर कोई एम्प्लॉयर विफल हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा था। तो कानूनी रूप से अगर हम देखें, लीगल रूप से, मतलब आपका लेबर लॉ के हिसाब से, ठीक है, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन देने में अपने एम्प्लॉई को चूक जाता है या विफल हो जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। जितने दिनों की उन्होंने देरी की है उतना इंटरेस्ट के साथ देना होगा, ठीक है, और कुछ केसेस में जेल का भी प्रावधान किया गया है। कॉम्पनसेशन हमेशा कॉम्पनसेशन के ऊपर पेनल्टी हमेशा कॉम्पनसेशन के अनुकूल होगा, ठीक है। अगर किसी को कॉम्पनसेशन के तौर पे देना था 50,000, ठीक है, तो अब पेनल्टी आप 5 लाख तो नहीं लगा सकते ना, उसी के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेनल्टी जो होता है वो कॉम्पनसेशन के अनुकूल दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी कॉम्पनसेशन अपने एम्प्लॉय को नहीं देती है, अगर ऐसा कोई प्रोविजन है और नहीं दे रही है, तब वो एक तरीके से अपराध है और उस अपराध के लिए जुर्माना, ठीक है, इंटरेस्ट अगर वो डिले करते हैं पेमेंट, और कुछ केसेस में जेल का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, ठीक है। जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इस रेगुलेशन को नहीं मानता है, ठीक है, कंप्लायंस नहीं करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ठीक है। तो अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन। This includes ensuring the contractor adheres to the rules regarding wages, social security contributions such as PF, ESIC, and other welfare measures. While the contractor has direct responsibility for their employees, the principal employer is ultimately accountable for the overall compliance of the contract labor within their establishment. ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो रूल बनाए गए हैं, प्रोविजन बनाए गए हैं, अगर उसको कंप्लाई नहीं किया जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, उस इस्टेब्लिशमेंट का जो मालिक होगा वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर तो बाद में होगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी जिम्मेदारी है कि भाई आप किसी को बंदे को लाते और किसी कंपनी में लगाते हो, ठीक है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि देखो कि आपके जो भी बंदे आ रहे हैं उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, पीएफ ईएसआईसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो भी मतलब प्रोविजन बनाया गया है ये उनकी भी ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन मूल रूप से उस इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर की ड्यूटी है जिस इस्टेब्लिशमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये सोशल सिक्योरिटी कोड को हिंदी में बोलते हैं, इसके तहत जो एम्प्लॉयर होता है वो ठेका श्रमिकों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर उसने जो भी पीएफ एसआईसी मिलना था या किसी भी तरीके का प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाना था, ठीक है, या किसी भी तरीके का आपको बोनस वगैरह देना था, तो ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें जो एम्प्लॉयर है उस इस्टेब्लिशमेंट का उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मूल रूप से। और अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर का भी है, ठीक है, कि भाई वो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लगाए तो वो भी इंश्योर करे अपने लेवल पे कि भाई उनको उस कंपनी में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन। कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सा ऐसा कंडीशन है, ठीक है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जहां पे एम्प्लॉयर को लायबल ठहराया जा सकता है कंपनसेशन देने के लिए। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020
an employer is liable to pay compensation to an employee if the employee suffers a personal injury caused by an accident or an occupational disease arising out of and in the course of their employment. However, there are exceptions. An employer is not liable if the injury does not result in total or partial disablement for more than 3 days, or if the injury is directly caused by the employee's intoxication or willful disobedience of safety rules. ये बोल रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को मुआवजा देने के लिए तब उत्तरदायी होगा जब वो कर्मचारी काम के दौरान, ठीक है, उस कंपनी में काम करने के दौरान अगर पर्सनल इंजरी होता है, उसको व्यक्तिगत चोट लगता है, ठीक है, या किसी तरीके का उसमें मतलब मान के चलिए जूता का फैक्ट्री है, वहां पे आपको पता होगा ब्लेड से कटता है, जूते का जो शेप होता है वो एक तरीके से मशीन से करता है, तो वहां पे ब्लेड टाइप का लगा होता है ताकि उसका वो डिजाइन में कटे। कभी कभी क्या होता है, वर्कर लोग ध्यान नहीं देते तो उंगली भी चला जाता है, ठीक है, और उसमें उसका उंगली गया मतलब खत्म। ऐसा है हमारे गांव में, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो हमारे गांव में मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं वो दिल्ली जाते हैं, ठीक है, वहां पे 2-3 ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिसका जूता फैक्ट्री में उंगली कट गया है। मतलब मशीन में वो जूता डालने के बदले, चप्पल डालने के बदले उंगली डाल दिया था, तो कट गया। अब उसके लिए उसको मिला उस टाइम पे, लेकिन उसको परमानेंट थोड़ी देता है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारा अधिकार है। तो ऐसा, तो अगर कोई जानबूझ के डिसोबीडियंटली करता है, सेफ्टी मेजर्स जो बनाए गए हैं उसको वायलेट करके काम करता है या शराब पी के करता है, उस परिस्थिति में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, कोई भी हादसा हुआ, चाहे वो आपका पार्शियली डिसेबलमेंट हो या फुल्ली हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और ईमानदारी से करने के दौरान। ऐसा नहीं है कि आप शराब के नशे में काम पर आ गए और कुछ हो गया तो फिर एम्प्लॉयर लाइबल है, नहीं होगा। आपने जानबूझ के सेफ्टी रूल को इग्नोर किया, कंपनी ने बोला था आपको कि भाई मास्क पहन के करना काम, आप बिना मास्क के करने लगे, अब आपको चेस्ट पे पूरा धूल मिट्टी आके जम गया, बीमार हो गए, अब देगा क्या कंपनी आपको? नहीं देगा, क्योंकि आपने सेफ्टी रूल फॉलो ही नहीं किया था। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, व्हाट रोल डू एम्प्लॉइज हैव इन मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी अकॉर्डिंग टू ओस कोड? एंड ये सवाल आपसे पूछ रहा है, अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, employees have several key responsibilities to maintain workplace safety. These include taking reasonable care of their own health and safety. अभी मैंने बताया था आपको कि एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि आपको वो सेफ्टी मेजर्स ला के दे, सामान इक्विपमेंट ला के दे, ठीक है, मास्क ला के दे, पीपीई किट ला के दे, ग्लव्स ला के दे, ठीक है, मतलब जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो सारे ला के दे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि आप उसका यूज करो। अब आपको एम्प्लॉयर तो आएगा नहीं आपको देखने कि आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। यही रीजन है अभी जो मैंने बताया कि हमारे गांव तरफ मतलब 2-3 लड़के जो जूता फैक्ट्री में उनके उंगली कट गए, कभी किसी का दाएं हाथ का, किसी का बाएं हाथ का। तो ये क्या एम्प्लॉयर ने नहीं बोला होगा कि आप सही से काम करो? ये उसकी लापरवाही से हुआ होगा ना, समझ रहे हो? तो ये है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉई की भी है, ठीक है। अगर मैं आपको सारी सामान ला के दूं कि भाई आप इस हिसाब से काम करो, अब आप उस हिसाब से काम ही नहीं करोगे तो आपकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। यही सवाल पूछ रहा है कि ओस कोड के अंदर सेफ्टी, वर्कप्लेस के सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है, कैसे मेंटेन हो, उसके लिए एम्प्लॉई का रोल क्या है, ये आपसे सवाल पूछ रहा था, ठीक है। तो क्या है एम्प्लॉई का रोल कि भाई रीजनेबल केयर के साथ आप काम करो, अगर ग्लव्स वगैरह है तो वो यूज करो, मास्क वगैरह है वो यूज करो, पीपीई किट है वो यूज करो, किसी भी और तरीके का, मतलब आपने देखा होगा ब्लैक शू रहता है बड़ा बड़ा, ठीक है, ऐसे कोई हजार्डस काम होते हैं जैसे
फायर क्रैकर हो गया तो पूरा बॉडी पे वो मसाला लग जाएगा ना, तो जूता काला काला वाला बड़ा बड़ा जूता पहन के लोग काम करते हैं वहां पे, तो वो पहनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कहीं ना कहीं इम्प्लॉय की है ना, कि भाई आपको जो भी सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, जो भी इक्विपमेंट दिए गए हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, डेंजर से बचें, ठीक है। जो भी हार्मफुल एक्टिविटी हो रही है वहां पे, उससे सेफ रहना आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। कंपनी तो है ही है, लेकिन आपकी भी है ना। तो ये है। तो दीज इंक्लूड्स टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, सही बात है, सेफ्टी भी आपको देखनी है, आपका हेल्थ भी आपको देखना है। कोऑपरेटिंग विद एम्प्लॉयर सेफ्टी मेजर, कंपनी का जो भी एम्प्लॉयर का जो सेफ्टी मेजर होता है उसको कोऑपरेट करके आप यूज करें। एंड रिपोर्टिंग एनी पोटेंशियल हजार्डस एंड डेंजर, अगर ऐसा कोई कंपनी के अंदर हजार्डस वर्क हो रहा है जहां पे आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया गया है, आपके हेल्थ के लिए डेंजर है, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स सच एज राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड राइट टू रिफ्यूज अनसेफ वर्क। अगर किसी कंपनी में अनसेफ वर्क करना है, मास्क नहीं दिया जा रहा है, फिर भी आपको बोल रहा है कि फायर क्रैकर कंपनी में काम करो, ठीक है, ग्लव्स नहीं दिया है फिर भी आपको बोल रहा है कि ये सीमेंट के फैक्ट्री में काम करो, बिना मास्क के बोल रहा है यहाँ पे काम करो, तो ये सारी चीजें आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, अनसेफ है। तो अगर ऐसा कोई वर्किंग एनवायरनमेंट है किसी इस्टेब्लिशमेंट का, तो आप वहां काम करने से रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके राइट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर पोस्ट एक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लेबर के संदर्भ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, employer have specific responsibilities regarding contract labor to ensure their safety and well-being. These includes providing a safe working environment, complying with the relevant regulation, and ensuring access to welfare facilities. तो ये तो सभी इम्प्लॉय के लिए अप्लाई होता है, इसमें लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए ही जरूरी नहीं है, वहां पे दूसरे भी लेबर जो हैं, ठीक है, कंपनी के खुद के भी अगर हैं, मान के चलिए, तो उसके लिए भी तो वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो, ये कंपनी की जवाबदेही है, ठीक है। जो भी कंपनी ये इस एक्ट के तहत रेगुलेशन बनाए गए हैं, प्रोविजन बनाए गए हैं, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेबर का जो नेचर है वो, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखो या परमानेंट लेबर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉयर की सेम ही रहेगी ना। यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ रखना, तो ये तो जनरल एम्प्लॉय के लिए भी लागू होता है। रिलेवेंट प्रोविजन लागू करना, ये तो जनरल लेबर के लिए भी लागू होता है। इंश्योरिंग एक्सेस टू वेलफेयर फैसिलिटी जो भी है वहां पे, ठीक है, जो भी वर्कर के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं कल्याणकारी, वो उनको मिले, ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किए जाएं, ये भी तो जरूरी है ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की है रिगार्डिंग लेबर। अब उसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर पूछे तो भी लिख सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल लेबर के बारे में बोले तो भी आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी पे अप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फैक्ट्री अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। उस कोड के तहत आपको फैक्ट्री कोड 29 है उस, हाँ नहीं नहीं सुनिए सुनिए, 29 है, वो गलती से ना 28 को 29 कर दिया था मैंने, मतलब एक सवाल छोड़ दिया था, तो मैं उसको 28 पढ़ रहा हूँ, तब तो आगे अपन करेक्ट कर पाएंगे ना, नहीं तो एक छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 29 को 28 पढ़ रहा हूँ, वही सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफाइन फैक्ट्री अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2002, ठीक है। एक सवाल छूट गया था, तो मैं एक सवाल बढ़ा दूंगा ना, तो ये हमारा कवर हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, डिफाइन फैक्ट्री अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। पीडीएफ में ये क्वेश्चन 29 नंबर पे है, ठीक है। क्या बोलता है इसका जवाब देखिए, अंडर दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, 2 मार्क्स में आपको ओस कोड का फुल फॉर्म लिखने बोल सकता है, तो हमेशा याद रखना ओस कोड शॉर्ट में है, उसका फुल फॉर्म है
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो आपको ये भी याद रखना है। ए फैक्ट्री इज डिफाइंड एज एनी प्रीमाइसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट एंड दैट एम्प्लॉयज at least 20 workers when the manufacturing process uses power or 40 workers when it does not. These definitions expand on very previous threshold, requiring more worker for a premises to be classified as a factory. ये बोल रहा है, ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, इसके तहत फैक्ट्री का मतलब ये है, फैक्ट्री ऐसे किसी भी परिसर को, ठीक है, हम फैक्ट्री बोल सकते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रक्रिया का मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ठीक है, और वहां पे कम से कम 20 कर्मचारी इंप्लॉय काम पे हैं, ठीक है। कोई ऐसे कंपनी जहां पे बिना बिजली का काम हो रहा है, तो वहां पे 40 अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सिंपल है, कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहां पे 20 वर्कर काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री कहलाएगा। What is the purpose of Occupational Safety Health and Working Condition Code 2020? ये ओस कोड का पर्पज क्या था लाने का 2020 में, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, working condition code aims to consolidate and streamline laws related to worker safety, health, and working condition in India. It replaces 13 existing labor laws to create a more unified and efficient regulatory framework for these aspects of employment. तो ये बोल रहा है, उस कोड को बनाने का मेन पर्पज ये था, मेन एम ये था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, उसको हम रिप्लेस करें। कहीं ना कहीं वो लॉ आज के जमाने के लिए फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें सेफ्टी मेजर्स के बारे में प्रावधान नहीं होगा, कंडीशन के बारे में नहीं होगा, वर्किंग कंडीशन के बारे में स्ट्रिक्टली प्रावधान, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो भी 13 लॉज थे ऐसे, जिसको हमने अमेंड किया, रिपील किया, कंसोलिडेट किया और एक नया लॉ बनाया जिसका नाम हमने ओस कोड रखा। हमने इसमें वर्कर के सेफ्टी का, वर्कर के हेल्थ का और वर्किंग कंडीशन का ध्यान अच्छे से रखा, ठीक है। ये जो लॉ है वो अभी के जमाने के हिसाब से उसको फ्रेमवर्क किया गया है, ताकि एफिशिएंटली हम लेबर के जो इस्टेब्लिशमेंट, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रहे हैं, हम उसको सही से रेगुलेट कर पाए, ठीक है। ये मेन पर्पस था इसका। अब इसके अंदर कौन कौन से लॉज थे जिसको हमने कंसोलिडेट किया, तो पहला था फैक्ट्री एक्ट 1948, दूसरा था प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, तीसरा था माइंस एक्ट 1952, फोर्थ था कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट 1970, पांचवा था बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966, छठा था मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, सातवां था द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई सर्विस कंडीशन एक्ट 1976, आठवां आठवां था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, नौवां था सीने वर्कर एक्ट 1981, 10वां था डॉक वर्कर एक्ट 1986, 11वां था बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, 12वां था वर्किंग जर्नलिज्म एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉई एक्ट 1955 और 13वां था द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के 29वां सवाल था हमारा, ठीक है, मतलब पीडीएफ में 30वां सवाल है ये। तो ये हो गया इसके बारे में ठीक है, कि ये 13 एग्जिस्टिंग लॉज को रिपील करके, अमेंड करके, कंसोलिडेट करके, मेन पर्पज इसका ये था कि वर्कर के सेफ्टी को, हेल्थ को, वर्किंग कंडीशन को बूस्ट किया जाए, ठीक है, इनहांस किया जाए, एफिशिएंट किया जाए,
ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वर्कर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हम फ्रेमवर्क रेगुलेट कर पाए। ये हो गया तीसरा। इसी में एक सवाल छूट गया था, तो हम एक सवाल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? हमने इसी सवाल को सोशल सिक्योरिटी कोड से जोड़ दिया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ओस कोड का पर्पज, अभी हम इसी में एक सवाल ऐसे ही ऐड करके समझ लेते हैं, 30 नंबर का सवाल के तौर पे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। आपसे इसका भी पर्पज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी वही बात बोलेगा। देखिए, इसका भी मेन पर्पज क्या था, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उसको कंसोलिडेट करके, रिपील करके नया लेबर लॉ लाना, ठीक है, जिसका नाम था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें इंप्लॉई के कंपनसेशन के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके क्या बोलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ये सारी चीजों को, ठीक है, एनहांस करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसके अंदर 9 ऐसे लॉज थे, ठीक है, प्रीवियसली जो एग्जिस्ट करते थे, उसको अमेंड कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया, और तब ये एक्ट बनाया गया। कौन कौन से एक्ट थे? पहला था इसके अंदर आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, दूसरा था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तीसरा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, चौथा था एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट, पांचवा था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, छठा था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सातवां था सीनियर वर्कर एक्ट, आठवां था बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट, ठीक है, और इसके बाद नौवां था और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट। तो ये कुल मिला के 9 लॉ को अमेंड करके, रिपील करके हमने ये एक्ट बनाया। और मेन पर्पज ये था कि लेबर जो है, जो भी इम्प्लॉइज है, उनके सोशल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया। सोशल सिक्योरिटी कोड का सेक्शन 123 बोलता है, एन एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म or otherwise as prescribed by the appropriate government. These must include, ये बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनके रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखेंगे, ठीक है, और नहीं तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उन्होंने जो भी प्रारूप बनाया होगा, मेथड बनाया होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या जरूरी है? नंबर ऑफ डेज। आपने देखा होगा किसी कंपनी में एक रजिस्टर होता है, उसमें जो भी एम्प्लॉय आते हैं उसका मार्क, अटेंडेंस मार्क होता है, नहीं आता है तो अटेंडेंस मार्क नहीं होता है, कितने दिन उन्होंने लीव लिया है, ठीक है, कितना एडवांस लिया है, ये सारी चीजें रहती है ना उसमें, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय का रजिस्टर में कितने दिन वो वर्क किया है उसका आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे उन्होंने काम किया, किस दिन काम किया, जैसे मंगलवार को 12 घंटा काम किया, ठीक है, बुधवार को 15 घंटा काम किया, मतलब ओवर टाइम लगाया। तो उस हिसाब से आपको वर्किंग आवर भी देखना है, वर्किंग डेज भी देखना है, कितना आपने वेजेस पेड किया है ये भी है, लीव डिटेल भी आपको लिखना है, कितना आपने लीव लिया है, कितना उसने ओवर टाइम किया है, ठीक है। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबको आईडी नंबर दिया जाना चाहिए हर एम्प्लॉय को, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टेट्यूटरी डिडक्शन फ्रॉम वेजेस अंडर चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 और 4 में स्टेट्यूटरी प्रोविजन बनाया है, जैसे पीएफ ईएसआईसी होता है ना, उसका सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा डिडक्शन है स्टेट्यूटरी प्रोविजन में, तो वो डिडक्ट का किया, कितना किया, वो भी डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। आपके कंपनी में कितने टोटल मेंबर हैं एम्प्लॉय, वो भी आपको देखना है, ठीक है, कितना आपने रिक्रूट किया है वो भी देखना है, ऑक्यूपेशनल डिटेल भी आपको लिखना है, और वैकेंसीज भी आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है एज अ एम्प्लॉयर आपको अपने कंपनी में मेंटेन करके रखना पड़ेगा रजिस्टर में, ये सारे रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड बिफोर अ स्ट्राइक एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है।
तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अभी सोशल सिक्योरिटी कोड में आ गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है आपसे कि ये जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी में करेगा तो उससे पहले कितने दिनों का नोटिस देगा। अचानक से आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। आज आप काम पे आए और कल बोले मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, गलत है वो, ठीक है। तो ये जो कोड है, स्पेशली सेक्शन 62, एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक, ठीक है। However, these notice must be given no more than 60 days before the planned strike date. In short, strike notice must be provided at 14 days, ठीक है, in advance. These notice remain valid for a window of 60 days from the date it's given, ठीक है। आपको स्ट्राइक देने से पहले 14 दिनों के भीतर, मतलब आपको स्ट्राइक करना है तो 14 दिन एडवांस में आपको नोटिस देना होगा, ठीक है। अगर आपने नोटिस दे दिया है तो उस स्ट्राइक का उस 14 दिन के बाद अगर आप नहीं कर पाए तो 60 डेज के भीतर आप जो है वो वैलिड रहेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर गिग वर्कर के बारे में और प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में क्या प्रोविजन है वो आपसे पूछ रहा है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ये पहले प्रावधान इसके बारे में नहीं था, ठीक है। ग्रांटिंग देम illegal recognition and access to social security benefit for the first time in India अंडर सेंट्रल लेबर लॉ। पहले गिग वर्कर के बारे में कुछ भी नहीं था, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था। प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, लेकिन जब से ये सेंट्रल कोड आया, सोशल सिक्योरिटी कोड, इसके तहत जो है बहुत सारे बेनिफिट पहली बार गिग वर्कर को और प्लेटफॉर्म वर्कर को मिलने लगा। It establishes a contributory model for welfare requiring platform and aggregator to contribute a social security fund that will finance benefits such as life and disability cover, accident insurance, health and maternity care, and old age protection. The code also mandates the registration of gig and platform workers to access these schemes and defined gig and platform worker within the legal framework, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ये जो भी गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उनको उस कोड के हिसाब से जो भी स्कीम्स हैं उनको एक्सेस करने का जो है अधिकार रहेगा और उनको वो सारी बेनिफिट मिलेंगी। ये सारा इसमें प्रावधान। 34 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिसेबलमेंट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन प्रोविजन। एम्प्लॉय कंपनसेशन प्रोविजन में ये जो आपका डिसेबलमेंट के बारे में है तो वो कितने टाइप का होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इसमें आएगा, कौन सा, ओस कोड में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना, तो ओस कोड में कंपनसेशन के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई डिसेबल होता है तो कितने टाइप का डिसेबल हो सकता है। तो एक होता है पार्शियल डिसेबलमेंट और दूसरा होता है टोटल, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल में भी दो तरीके का होता है, एक होता है टेम्पररी पार्शियल और एक होता है परमानेंट पार्शियल, ठीक है। मतलब बॉडी का कोई एक पार्ट डैमेज हो गया लेकिन टेम्पररी हुआ, बाद में वो 1 महीना 2 महीने में ठीक हो गया, ठीक है। तो वो हो गया पार्शियल डिसेबलमेंट में टेम्पररी। दूसरा है परमानेंट, मतलब ये हाथ ही है, हाथ का कोई 2 उंगली टूट गया, ठीक है, या हाथ का 2 हाथ है तो एक हाथ डैमेज हो गया, तो ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया लेकिन पार्शियल डिसेबल हो गया, ठीक है। दूसरा है टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट में होता है एक टेम्पररीली और एक होता है परमानेंट, ठीक है। मतलब पूरे बॉडी डिसेबल हो गया है, ठीक है, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। जैसे गांव घर में बोलते हैं लकवा मार देना, पैरालाइज हो जाना, ठीक है। अगर वो दवा वगैरह खा के मतलब तुरंत मेडिसिन वगैरह लिया, ठीक हो गया, तो वो क्या हो गया, वो टेम्पररी हो गया था। अगर किसी को परमानेंट हो जाता है वो, तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 2 तरीके का डिसेबलमेंट है, एक पार्शियल डिसेबलमेंट, एक है टोटल डिसेबलमेंट। पार्शियल में भी 2 टाइप का होगा, एक टेम्पररी पीरियड के लिए, एक परमानेंट। ऐसे ही टोटल डिसेबलमेंट में भी एक टेम्पररी होगा और एक परमानेंट, सिंपल है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब वन की फीचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर माइग्रेंट अंडर ओस कोड, ठीक है।
माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या क्या सोशल सिक्योरिटी फीचर्स हैं आपके ओस कोड में, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। ठीक है, तो a key feature of social security for interstate migrant worker under the OS code is that employers are responsible for providing benefit equivalent to those available to local workers, including access to schemes under Employees State Insurance Act and Provident Act, as well as entitlement to medical checkups and lump sum payment to the to for the to and from journey to their native place. This ensures these workers receives comprehensive social security in their new work location as mandated by law. तो ये बोल रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर जो होते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जो भी लोकल वर्कर हैं उनको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सारा उस माइग्रेंट लेबर को मिलेगा। इसके अलावा, ठीक है, उनको स्कीम्स जो भी रहेगा इंश्योरेंस के लिए, पीएफ का है अगर कोई प्रोविजन वो भी मिलेगा। इसके अलावा उनको मेडिकल चेकअप का मिलेगा। इसके अलावा उनको अपने नेटिव प्लेस जाने और आने के लिए जो जर्नी होगा उसके लिए भी पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा फीचर बनाया गया है माइग्रेंट लेबर के लिए अंडर ओस कोड। एम्प्लॉई एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, हमारा जो पहले पूछा था सवाल एम्प्लॉई, वो सोशल सिक्योरिटी कोड में पूछा था। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड में। ठीक है, दोनों अलग अलग एक्ट है और दोनों अलग अलग एम्प्लॉई का डेफिनेशन है, लेकिन कुल मिला के एम्प्लॉई का मतलब वही है कि बाय वेजेस के लिए जो भी किसी कंपनी में काम करता है वो एम्प्लॉई है। आपको अगर नहीं भी याद रहे तो आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, an employee is a person who is employed whether by express or employed contract and is paid wages for doing any skilled work, unskilled work, manual work, supervisory work, administrative work, ठीक है, clerical work इन एन इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई कंपनी, तो किसी कंपनी में कोई भी बंदा वेजेस के लिए, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनेजरियल वर्क कर रहा हो या टेक्निकल वर्क कर रहा हो, ठीक है, अगर उसको वेजेस पेड किया जाता है उस काम के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या एक्सप्रेसली हो, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयड है उस कंपनी में तो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाट रोल डज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी प्ले अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आपने सुना होगा पीएफ ईएसआईसी के बारे में। ठीक है, तो यही बोल रहा है ईएसआईसी का मतलब क्या होता है, उसका रोल क्या है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, the Employees State Insurance Corporation continues to be the statutory body responsible for administering the Employees State Insurance Scheme। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होता है उनको इंश्योरेंस देने के लिए, ठीक है, ये जो संस्था है, ये जो कॉर्पोरेशन है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो काम करता है। ठीक है, द कोड फॉर्मली इंटीग्रेट्स द ईएसआई स्कीम with ESIC overseeing the provision of medical and cash benefit for sickness, maternity, disablement and enjoyment related to death to insured person and their family। ठीक है, तो ये जो ESIC है, इसके ये जो प्रोविजन बनाता है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर, ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको अगर कोई सिकनेस है, कोई बीमारी है, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, डिसेबलमेंट हो गया कोई, ठीक है, तो उस सब में एक तरीके से इंश्योरेंस देता है। ठीक है, ये ईएसआईसी। द कोड enhances ESIC's role by consolidating multiple security laws, giving a broader administrative authority and establishing a more comprehensive welfare system for workers। ठीक है, तो ये जो ईएसआईसी है, ये कोड ईएसआईसी के रोल को जो है
कंसोलिडेट करके बहुत सारे सिक्योरिटी लॉज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वेलफेयर सिस्टम ऑफ वर्कर के लिए वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आइडेंटिफाई वन टाइप्स ऑफ वर्कर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन रिलेशन टू माइंस अंडर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में सोशल सिक्योरिटी कोड में बताया गया है, ठीक है, और ओस कोड में भी बताया गया है। इसमें बोल रहा है कि आपको वन टाइप ऑफ वर्कर के बारे में बताइए, ठीक है, जो माइन का काम करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट के ये कॉन्टेक्स्ट में अंडर दी ओस कोड specifically within mines and other establishments. An interstate migrant worker is defined as a person recruited in one state for employment in an establishment in other state, a category that can include those working in mines. The act ensures certain rights and welfare benefits for these workers irrespective of specific hazards prone nature of their industry, ठीक है। तो ये जो इंटर स्टेट जो माइग्रेंट लेबर होते हैं उनको एक स्टेट से रिक्रूट किया जाता है दूसरे स्टेट के किसी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। ये जो होते हैं ये स्पेसिफिकली, ठीक है, उनको माइंस के लिए ही बुलाया जाता है। द एक्ट इंश्योर्स सर्टेन राइट एंड वेलफेयर बेनिफिट फॉर दीज वर्कर, ठीक है। ये जो एक्ट है आपका ओस कोड ऐसे वर्कर के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है कि भाई उनके बेनिफिट के लिए काम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु हैज द अथॉरिटी टू असेस कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो भी प्रोविजन है उसको कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी काम करती है। द अथॉरिटी टू असेस कंप्लायंस विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रेस्ट विद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटेड बाय द central government or the appropriate state government under the oversight of different boards and corporations such as Employee State Insurance Corporation and Central Provident Fund Organization EPFO, depending on the specific provision of the code being applied, ठीक है। ये बोल रहा है इस कोड के तहत जो प्रोविजन है उसको कंप्लायंस करने का काम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये ईएसआईसी बोर्ड के तहत भी काम करते हैं और ईपीएफओ बोर्ड के तहत भी ये जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट किए जाते हैं और ये उसके ऊपर प्रोविजन को जो है इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है, ठीक है। लास्ट सवाल है आज के लिए, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर अंडर ओस कोड। क्या है प्राइमरी ड्यूटी एम्प्लॉयर का। तो जैसे ही नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, तो पहला एम्प्लॉयर का क्या होगा ड्यूटी कि भाई अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के बारे में सोचे वो, ठीक है, सेफ्टी के बारे में सोचे वो, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, सेफ हो, वर्किंग कंडीशन ह्यूमन डिग्निटी के साथ हो, ठीक है। अगर कोई हजार्डस वर्क होता है तो वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, पीपी किट होनी चाहिए, ठीक है, पानी पीने का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, बाथरूम जाने का व्यवस्था होना चाहिए, मास्क होने चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटी है, ठीक है, नेसेसरी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर का प्राइमरी ड्यूटी है,